चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इतिहास की, संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम आपको जुडिशरी करा रहे हैं और उसमें हमने आपको सुप्रीम कोर्ट बहुत ही डेप्थ में कवर कराया। कुल 7 लेक्चर कवर किए। सुबह उठ के उन्हें डाउनलोड करके, उन्हें एडिट करके उनके पब्लिक डोमेन के लेक्चर बनाए हमने। फिर हम आगे बढ़े, हमने हाई कोर्ट के आपको 2 लेक्चर दिए और फिर हम आगे बढ़े सबऑर्डिनेट कोर्ट की शुरुआत की, जिसका 1 लेक्चर आपको हमने कल दे दिया है। आज हम दूसरे लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट पार्ट 2। उम्मीद तो है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का आधा भाग आज पूरा कर लेंगे और इससे आगे बढ़ करके हम आपको क्या बताएंगे, लोक अदालतें, नालसा क्या है हम आपको बताएंगे। ओके, नेशनल लीगल सर्विस एक्ट 1987 हम आपको बताएंगे। परमानेंट लोक अदालतें क्या होती हैं आपको बताएंगे। और अगले लेक्चर में सिम्यू हम आपको कराएंगे कि ग्राम न्यायालय क्या होते हैं और PIL क्या होता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कल हमने आपको कुछ 4 क्लॉजेस बताए थे। उसमें हमने आपको अंत में बताया था कि जुडिशियल सर्विसेज और सबऑर्डिनेट जज के फ्रेज का मतलब क्या है। सबऑर्डिनेट जज के मामले में हमने आपको बताया कि ये सबऑर्डिनेट जज हैं। सिटी सिविल जज हमने बताया सबऑर्डिनेट जज माना जाता है। चीफ जज ऑफ द स्मॉल कॉज कोर्ट्स भी हमने बताया सबऑर्डिनेट जज ही माना जाएगा। यहाँ पर सबऑर्डिनेट जज मैंने डिस्ट्रिक्ट जज, हमने डिस्ट्रिक्ट जज का अर्थ यहाँ पर आपको समझाया था। डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ द स्मॉल कॉज कोर्ट्स, ये सारे मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट जज। इसके अलावा मैंने आपको बताया कौन सा, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल मामले में भी डिस्ट्रिक्ट जज, सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज, असिस्टेंट सेशंस जज, जॉइंट सेशंस जज, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जज। ये मैंने कल इस फ्रेज का मीनिंग समझाया। तो जुडिशियल सर्विस में मैंने आपको बताया कि क्या उसका मीनिंग, हमने कल के लेक्चर में ये डिस्कस किया। अब ये जो सारे प्रावधान इनसे जुड़े हुए थे, जो भी हमने अबव जितने भी प्रोविजंस हाई कोर्ट के पढ़े, पोस्टिंग से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड, किनके तल्लक में, जो भी जुडिशियल सर्विसेज में है और जो भी एनी पर्सन एनी पोस्ट पे है इंफीरियर टू द डिस्ट्रिक्ट जज। पोस्टिंग, प्रमोशन और लीव ऑफ अ पर्सन 2 मामलों में, जो तो जुडिशियल सर्विसेज में है या फिर वो जो कि किसी भी तरह की पोस्ट पे है, कोई भी पर्सन लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे है जुडिशियल स्फीयर में, तो वो सब कौन मैनेज कर रहा है, हाई कोर्ट। मैंने आपको ये कल बताया। अब ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का पर्सपेक्टिव जो है हाई कोर्ट मैनेज कर रहा है। इस अधिकार को बाकी के मजिस्ट्रेट तक या बाकी के जजेस तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है और वो कौन करवा सकता है, गवर्नर कर सकता है। आई बात समझ में, इसको गवर्नर कर सकता है। तो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रोविजंस टू सर्टेन मजिस्ट्रेट। कुछ खास, कुछ बड़े ही पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट्स तक वो सारे के सारे प्रोविजंस जो थे वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। और वो किस तरह से हो सकते हैं, ये गवर्नर तय करता है। ओके, सो गवर्नर में डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट करेंगे, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पर्संस इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस। प्रोविजंस ये गवर्नर के दिशा निर्देशों से ही होता है कि जो प्रोविजंस हैं, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़े थे, जो कि रिलेटेड टू द पर्संस थे, जो कि जुडिशियल सर्विसेज में थे, या जो वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट जज के इंफीरियर पोस्ट पर हैं जुडिशियल कैपेसिटी में, उन पर वो प्रोविजंस अप्लाई होते थे ना, उनकी पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन, लीव से जुड़े हुए, जिन्हें मैनेज हाई कोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो इन्हें कुछ और मजिस्ट्रेट्स तक भी उन प्रोविजंस को अप्लाई करा सकता है। ये गवर्नर की दिशा निर्देशों से होते हैं। सो द गवर्नर में डायरेक्ट क्या, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पर्संस इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस would apply to any class or classes of magistrates in the states। यानी कि जो भी क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट्स हाई कोर्ट के उस कंट्रोल से बाहर हैं, अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ द स्टेट और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उन मैजिस्ट्रेट्स को भी हाई कोर्ट के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले उन प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी के अंदर लाया जा सकता है। और ये करने का काम गवर्नर कर देता है। गवर्नर के दिशा निर्देशों से यह हो जाएगा। यानी कि कल के लेक्चर में जो भी प्रोविजंस आपने पढ़े थे वो जिन जिन भी मैजिस्ट्रेट्स या जजेस पर एप्लीकेबल थे,
वो उनके इतर बाकी और मजिस्ट्रेट्स पर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन यह तय करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास नहीं है। यह तय करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास नहीं है। यह तय करने का अधिकार गवर्नर के पास है कि वो प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल हो। फिर एक बार जब गवर्नर ये तय कर देंगे तो फिर नेचुरली वो अधिकार फिर हाईकोर्ट के में ही आ जाएंगे, वो हाईकोर्ट के ही कंट्रोल में आ जाएंगे। आई बात समझ में? प्रोविजन क्या है कल भी मैंने आपको पढ़ करके बताया था, आज फिर पढ़ करके बता देता हूं। क्लॉज 3 हमने पढ़ा था, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे कंट्रोल किसका? हाई कोर्ट। और हमने क्या पढ़ा था इस मामले में? द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग द पोस्टिंग प्रमोशन। किस तरह का कंट्रोल? किस तरह का कंट्रोल? including the posting, promotion and leave of a persons belonging to the judicial service of a state and holding any post inferior to the post of district judge is vested in the high court. ठीक है? लेकिन इसको बाकी और मजिस्ट्रेट तक भी लेकर के जाना है अगर, तो ये खुद हाई कोर्ट तय कर लेगा क्या? नहीं। इसे तय करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है क्या? इसे तय करने की शक्ति स्टेट की लेजिस्लेचर के पास है क्या? जो भी कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट के प्रोविजंस हैं, पोस्टिंग से, प्रमोशन से, लीव से जुड़े हुए, इन प्रोविजंस को अगर सर्टेन अदर मैजिस्ट्रेट्स तक भी लेकर के जाना है, अप्लाई कराना है, ना तो ये स्टेट की लेजिस्लेचर करेगी, ना तो ये राष्ट्रपति देश के करेंगे, ना तो ये हाई कोर्ट खुद करेगा, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। ये करने का अधिकार गवर्नर का है। ओके, गवर्नर डायरेक्ट कर देगा और फिर ये हो जाएगा। उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट भी हाई कोर्ट के कंट्रोल में हो जाएगा। ओके, हाई कोर्ट का वो कंट्रोल वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। वही यहां पर लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रोविजन टू सर्टेन अदर मैजिस्ट्रेट्स, वो कैसे हो सकता है? गवर्नर में डायरेक्ट, और वो क्या डायरेक्ट करेगा? द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पर्संस इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस वुड अप्लाई टू एनी क्लास और क्लासेस, एनी क्लास कहीं तक भी जा सकता है, एनी क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स इन द स्टेट्स। आई बात समझ में? बस यही क्लॉज यहाँ पर समझना था, इतना ही ये क्लॉज था। ओके, हमने जब सेंटर के मामले में देखा, सुप्रीम कोर्ट के मामले में देखा, तो हम उस सुप्रीम कोर्ट के उस जुरिस्डिक्शन को, उस सिस्टम को बढ़ाने की जब बात करते हैं तो हमने कैसे बात की थी कि वो पार्लियामेंट कर सकता है। स्टेट के मामले में हमने बात की कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कर सकती है। हमने कहा ना, ये डिस्कस की थी ना। कुछ मामले में हमने ये भी कहा था कि जब रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट अपनी सर्विसेज में रिक्रूट करता है बिजनेस बढ़ जाने की वजह से, या फ्रेश केसेस आ गए हैं या पेंडेंसी उसको खत्म करने के लिए, तो उसका जो अलाउंसेस है वो प्रेसिडेंट तय करते हैं। हमने तो पढ़ा था। अदरवाइज जजेस की सैलरी जो है वो पार्लियामेंट तय करती है। लेकिन वो रिटायर्ड जजेस को अगर आप दोबारा से भर्ती कर रहे हैं कुछ समय के लिए टेम्परेरीली, तो उसकी जो सैलरी अलाउंसेस कौन तय कर रहा था? राष्ट्रपति कर रहे थे। आई बात समझ? तो इसी तरह से ये एक मामला बनता है जिस मामले में कि जो हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसे आप कह रहे हैं, वो अगर प्रोविजंस जो थे वो किन किन क्षेत्रों में आपको लागू होते देखे कि जुडिशियल सर्विसेज के जो मेंबर है उन पर, कौन से स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के मेंबर, और हर उस पर्सन पे और हर उस पोस्ट पे जो इंफीरियर है डिस्ट्रिक्ट जज के। इसके लिए मैंने कल डिस्ट्रिक्ट जज बताया था कि वो फिर डिस्ट्रिक्ट जज कौन कौन से हो सकते हैं, उनके इंफीरियर। बट अगर यही प्रोविजंस को अप्लाई कराना है अब अदर मैजिस्ट्रेट्स पे भी, तो एनी क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स पे ये हो सकता है। बस उसके लिए स्वीकृति हमें गवर्नर से चाहिए। गवर्नर के दिशा निर्देशों के तहत ये हो सकता है। हाईकोर्ट खुद नहीं कर सकता, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं कर सकता, कंट्री का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कर सकता, देश की पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये नहीं कर सकती, स्टेट लेजिस्लेचर ये नहीं कर सकती, स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कर सकती है, यानी कि राष्ट्रपति ये कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, मुद्दा क्लियर? किसी को इस पे कोई डाउट? मामला सेटल? तो यही एक इंपॉर्टेंट कहानी थी। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर एंड ज्यूरिसडिक्शन। सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर और उनका ज्यूरिसडिक्शन। स्ट्रक्चर को समझिए, इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होंगे ये, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इनका ज्यूरिसडिक्शन की अधिकार, डिस्ट्रिक्ट जज के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है। डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर एक ही डिस्ट्रिक्ट आ रहा है या 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट जज, ये ज्यूरिसडिक्शन हो गया। तो ज्यूरिसडिक्शन पहला। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट जज है या फिर फैमिली कोर्ट है, उसके नीचे मुंसिफ है और उसके नीचे फिर स्मॉल कॉज कोर्ट है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पूरी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप लगाया हुआ है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ज्यूरिसडिक्शन और इनके नाम क्या है। मैंने बताया था कहीं कहीं पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, क्लास 1 मजिस्ट्रेट, क्लास 2 मजिस्ट्रेट, क्लास 3 मजिस्ट्रेट, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे यहीं पर देख लें, जो कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज है
इसे सिविल जज सीनियर ग्रेड भी कहा जाता है, या फिर इसे सिविल जज क्लास 1 भी कहा जाता है इसको। इसी तरह से जो कोर्ट ऑफ मुंसिफ है उसे सीनियर जज जूनियर डिवीजन कहा जाता है, और इसे सिविल जज जूनियर डिवीजन, जैसे सबऑर्डिनेट जज को सिविल जज सीनियर डिवीजन कह देते हैं, इसी तरह से मुंसिफ कोर्ट को सिविल जज जूनियर डिवीजन भी कह सकते हैं, किसी किसी राज्य में यह भी कहा गया है। और इसे ही हम सिविल जज क्लास 2 भी कह सकते हैं, किसी किसी राज्य में ये भी कहते हैं। और इसी तरह से सबऑर्डिनेट जज, जो सब जज मैंने कल फ्लो चार्ट में लिखा था, उसको किसी किसी स्टेट में सिविल जज सीनियर डिवीजन कह देते हैं, या फिर सिविल जज क्लास 1 कह देते हैं। असल में है कौन वो सब जज ही है, सबऑर्डिनेट जज। तो इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण, इनका ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र, और इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि इनका ढांचा जो है, सारा व्यवस्था, वो सारा का सारा कौन डिसाइड करता है? क्लियर कट भाषा में लिखा हुआ है द स्टेट्स, राज्य निर्धारित करते हैं स्टेट्स, इसलिए फिर ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इनका ज्यूरिसडिक्शन, इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनका नामकरण, नोमेनक्लेचर स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, क्योंकि मैंने कल भी ये बात समझाई थी, ये स्टेट्स निर्धारित करते हैं, राज्य निर्धारित करते हैं। ओके, इस पे कोई डाउट तो नहीं? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कोई टेंशन तो नहीं होगी कि स्ट्रक्चर एंड ज्यूरिसडिक्शन कौन तय करता है? स्टेट्स विल डिसाइड द स्ट्रक्चर एंड द ज्यूरिसडिक्शन। ओके, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ नाटकीय तरीके से ये समझाना पड़ेगा। जो नोमेनक्लेचर ये वो चलो समझते हैं, कहानी समझते, उदाहरण की तरफ समझते हैं। सपोज करो कि तुम हो, तुम मतलब एपिसोड ही लगता, मतलब नेहा है और नेहा के एक पति हैं, और दोनों ही बहुत भयंकर। नेहा हरियाणा की, पति पंजाब के। दोनों ने अपनी अपनी गाड़ी लड़ा दी किसी के साथ, दोनों जख्मी कर दिया किसी को, दोनों केस लग गया, दोनों कोर्ट पहुंच गए। लंच ब्रेक में दोनों ने एक दूसरे को फोन किया। नेहा पति ने नेहा को पूछा कौन से जज के पास बैठी हो? तो नेहा ने बोला कि मैं तो सबऑर्डिनेट जज के पास हूँ। सबऑर्डिनेट जज, और ये हरियाणा में है। और नेहा के पति ने बोला मैं तो सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास हूँ। इसी को तो कहते हैं सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन, लेकिन पंजाब में कहते हैं ऐसा। तीसरे दोस्त को फोन लगा लिया, वो भी आदमी भयंकर, उसने भी किसी को चला रखा है। उससे पूछा तू कौन से कोर्ट में है? वो कह रहा मैं तो सिविल जज क्लास 1 की कोर्ट में हूँ। तो इसी को तो कहते हैं सिविल जज क्लास 1। ये तो वन एंड द सेम थिंग है। 3 राज्यों में 3 नाम थे अलग अलग, ज्यूरिसडिक्शन भी सेम रहा, मामला भी सेम रहा, जज का कैपेसिटी भी सेम रहा, नाम बदल गए क्योंकि राज्यवार तरीके से नाम तय होते हैं। माने स्टेट विल डिसाइड द नोमेनक्लेचर, स्टेट विल डिसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्टेट विल डिसाइड द ज्यूरिसडिक्शन। ओके, इसलिए तीनों अलग अलग नाम के जज की कोर्ट में गए, लेकिन तीनों गए सेम लेवल के जज के पास, सेम तरह के मामले में, सेम ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। ओके, बस यही समझाना चाह रहा हूं कि ये तय राज्य करते हैं, स्टेट, इसलिए वेरी कर जाता। अगर हाईकोर्ट ये तय करता होता तो ये नाम वेरी करते? कभी भी नहीं वेरी करते। सुप्रीम कोर्ट ये करता होता तो ये नाम वेरी करते? नहीं करते। राष्ट्रपति करता तो करते? राज्य तय करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, तो इसलिए ये हो जाता है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आ जाती है सिविल साइड पे डिस्ट्रिक्ट जज की कहानी। मैंने कल भी वैसे कराया था। सिविल साइड पे डिस्ट्रिक्ट जज कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। जिले का सबसे उच्चतम न्यायिक अधिकारी, अथॉरिटी, तंत्र, सबसे हाईएस्ट है डिस्ट्रिक्ट में। इसके पास ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन दोनों ही हैं, और दोनों ही मामले में सिविल और क्रिमिनल। यानी कि सिविल मामले में आप निचली अदालतों से होते हुए इसके पास जा सकते हैं, जैसे मुंसिफ अदालत से होते हुए जैसे मुंसिफ के कोर्ट से होते हुए सबऑर्डिनेट जज, सबऑर्डिनेट जज से होते हुए डिस्ट्रिक्ट जज के पास। ओके, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे भी कुछ बना लिए जाते हैं, एडिशनल असिस्टेंट, जॉइंट, इस तरह से उनसे होते हुए इसके पास। अभी सिंपलिसिटी के लिए समझो, तो ये अपील के माध्यम से हुआ कि नहीं हुआ? सिविल कैपेसिटी में एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही ये क्रिमिनल कैपेसिटी में हो आ जाएगा, क्रिमिनल केसेस देखेगा, तो यही डिस्ट्रिक्ट जज सेशंस जज हो जाएगा, और सेशंस जज के तौर पर ये क्रिमिनल केसेस को ट्राई करेगा। और फिर उस मामले में भी आप नीचे से ऊपर तक अपील के माध्यम तक जा सकते हैं, जैसे कि क्लास 3 मजिस्ट्रेट से क्लास 2 मजिस्ट्रेट से क्लास 1 मजिस्ट्रेट से देन द सेशंस जज के पास जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों स्फेयर में पावर होती है।
ये अपील के माध्यम से केस लेते हैं, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है इनके पास। लेकिन बहुत से मैटर में बहुत से केसेस ऐसे हैं जो शुरू ही इस कोर्ट से होते हैं, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब मामले का ओरिजिन ही इस कोर्ट से होगा। आई बात समझ में? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आपसे पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है क्या? है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही ना। हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है क्या? है। डिस्ट्रिक्ट जज के पास एपेलेट और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है क्या? है। कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, क्लियर हुई बात? किस मामले में है, सिविल और क्रिमिनल की दोनों? दोनों मामले। सिविल के मामले में नाम डिस्ट्रिक्ट जज है, जैसे ही क्रिमिनल केसेस में आ गए, क्रिमिनल केस सुन रहे हैं तो नाम हो गया सेशंस जज। तो फिर वन एंड द सेम थिंग है। ये एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट जज के पास दो शक्तियां आ रही हैं, ये जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि नहीं है? जुडिशियल पावर के साथ साथ वो एडमिनिस्टर भी कर रहे हैं कि नहीं खुद को और हाई कोर्ट्स को? हाई कोर्ट के पास जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि नहीं है? वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं कि नहीं लोअर कोर्ट्स को? तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जुडिशियल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि नहीं है? वो अपने से नीचे और अपने आप की सारी कोर्ट्स को वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसी वजह से तो, ध्यान से सुनिए, इसी वजह से तो डिस्ट्रिक्ट जज के रिक्रूटमेंट में हाई कोर्ट का ही रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, और जो हाई कोर्ट रिकमेंड कर दे गवर्नर को, उसी को डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है। तो एक तरह से जिले के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर हाई कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाई कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, not the representative of the state government, not the representative of the district government. District judge is the representative of the high court because we are having integrated judiciary. That's why governor ने अपॉइंट किया, लेकिन recommendation mandatory किसका था? हाई कोर्ट का। और इसी वजह से हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज हाई कोर्ट किसकी मदद से एग्जीक्यूट करता है? बाय द वे ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज की अथॉरिटी के वाया ही वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का एडमिनिस्टर कर पा रहा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज के पास एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, अपने से नीचे जितनी भी अदालतें हैं उनकी, और डिस्ट्रिक्ट जज को एडमिनिस्टर कर लेता है हाई कोर्ट, और वो अपने नीचे कर ही रहा है सबको। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे ही नीचे। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एडमिनिस्टर कर लेते हैं, तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस को एडमिनिस्टर कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस अपने नीचे सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पूरे नीचे तक स्मॉल कॉजेस कोर्ट को एडमिनिस्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस तरह से कर रहा है। जुडिशरी इंटीग्रेटेड हुई कि नहीं हुई? हुई। यही कारण तो है कि आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन के तहत किसी भी स्तर की अदालत से सुप्रीम कोर्ट मामला अब तक मंगा सकता है। अगर जुडिशरी इस वे में इंटीग्रेटेड करके एडमिनिस्टर हो ही ना रही हो, तो मामला कैसे मंगा लिया जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। Okay, any matter in any judgment from any court, Article 136 special leave petition सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। Okay, ये बात समझ में आई? ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है सबऑर्डिनेट जुडिशरी में? सबऑर्डिनेट कोर्ट के मामले में डिस्ट्रिक्ट जज इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इसी की मदद से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक्सर्ट करता है, किसके ऊपर? सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर। तो इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर दो पावर वेस्टेड हैं, जुडिशियल पावर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी वेस्टेड है। आई बात समझ में? एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस तरह से हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी पावर थी अपने से निचले कोर्ट की, तो अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपने दे दिया और जुडिशियल कंट्रोल दोनों दे दिया, जुडिशियल कंट्रोल नीचे से ऊपर तक जो है वो केसेस आएंगे, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है। आई बात समझ में? हाई कोर्ट के पास भी इस तरह की जुडिशियल पावर थी और डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी ऐसी पावर है। तो फिर ये तो देना जरूरी ही है कि सुपरवाइजरी पावर आप दे सकें। बिना सुपरवाइजरी पावर दिए आप उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कंट्रोल कैसे दे सकते हैं? आपने उसे सुपरिंटेंडेंट बनाया है, सुपरिंटेंडेंट पावर दी है, सुपरवाइजर बनाया है, तो ही तो वो सुपरवाइज करेंगे और उसको सुपरवाइज करते हुए देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्यूना है तो इसे करेक्ट करना है, जुडिशियल फेलियर है तो इसे ठीक करना है, तभी तो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। वरना फिर क्या है? मतलब उसको दोनों ही दे दिया लेकिन उसे सुपरवाइजरी पावर नहीं दी। तो सुपरवाइजरी पावर महत्वपूर्ण पावर है। तो सुपरवाइजरी पावर ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का महत्व समझ में आ रहा है ना? उसके बाद
जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे, उन सभी से अपील्स आर लाई इनटू द हाई कोर्ट। और सॉरी, डिस्ट्रिक्ट जज से जो सिविल या क्रिमिनल के मामले में जो भी जजमेंट आ रहा है, उससे जो अपील जाएगी वो सीधे किधर जाएगी? हाई कोर्ट। गलत कह दी, उससे अपील किधर जाएगी? हाई कोर्ट। सो अपील, ये क्वेश्चन है, अपील फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दे आर लाई विद द हाई कोर्ट। ओके, तो नीचे से ऊपर तक अपील आ रही है डिस्ट्रिक्ट जज तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधे डिस्ट्रिक्ट जज से जा रही है फिर सीधे हाई कोर्ट तक। ओके, तो 3 पड़ाव दिए गए हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जज का पड़ाव, एक हाई कोर्ट का पड़ाव और एक सुप्रीम कोर्ट का पड़ाव। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पड़ाव के नीचे पूरे भारत भर के हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के पड़ाव के नीचे पूरे भारत भर के डिस्ट्रिक्ट जज, और पूरे भारत भर के डिस्ट्रिक्ट जजेस के नीचे पूरे सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये कितना महत्वपूर्ण होगा, सोच करके देखो। अगर थोड़ी देर के लिए जाए ये डिस्ट्रिक्ट जज वाला सिस्टम जो है, इसको हाई कोर्ट के अगर अपन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ना देखें, 2 मिनट के लिए देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर है और उसके नीचे 25 राज्यों के हाई कोर्ट। लेकिन सही मायने में जुडिशियल एग्जीक्यूशन जो है, सही मायने में लिटिगेशन जो है, सही मामले में केसेस जो फाइल हो रहे हैं, वो सारा गेम तो भारत के लगभग 750 डिस्ट्रिक्टों में हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अगर जुडिशरी ऊपर की जुडिशियल हायरार्की के कंट्रोल में ना हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन ना हो, कंट्रोल ना हो, अधीन कह रहा हूं, कंट्रोल में ना हो, इंटीग्रेटेड ना हो, फिर तो सारा सिस्टम ही बोगस हो गया। ऊपर के 2 लेवल ऑफ हायरार्की तो फिर आइसोलेटेड हो गए, और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री का सारा मामला तो किधर डील हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना होता है। कई मेजॉरिटी ऑफ द मामलों में सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जो यूनिट ऑफ एप्लीकेशन चुना जाता है, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चुना जाता है, वो तालुका या ब्लॉक चुना जाता है, या फिर उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट, इससे ऊपर स्टेट तो चुना ही नहीं जाता। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आप देखें, आपके मेजॉरिटी दिन भर के आप अपनी जिंदगी में कितनी बार हाई कोर्ट गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर वहीं पर तो सारा गेम है आपका। और वही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्बेडेड नहीं, अगर इंटीग्रेट नहीं की गया तरीके से, तो फिर तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सारा सिस्टम ही फेलियर हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए उसे जादुई तरीके से यह किया गया है। ये बात क्लियर हुई? तो ये यहाँ पर सिविल साइड में हमने डिस्ट्रिक्ट जज, और यही डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल साइड में सेशंस जज। सेशंस जज की अगर हम बात करें तो इसको हर तरह से सजा देने के पूरे अधिकार हैं। इम्प्रिजनमेंट ये आपको हर तरह से दे सकते हैं, उम्र कैद, और इन्हें सजाए मौत देने का भी अधिकार है, डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। पर शर्त ये है कि इनकी डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट करने से पहले हाई कोर्ट का कंसेंट वहां पर जरूरी है, चाहे जो अक्यूज्ड है जिसको डेथ सेंटेंस दिया गया उसने अपील किया भी ना हो।